मुझे लगता है आपको मालूम होगा स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, तो आपको सब कुछ मालूम है, तो मैं अपना सेशन वही ना करूँ। हेयर फ्रॉम यू व्हाट आर व्हाट यू गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी स्टडी डिज़ाइन यू नो। स्टडी डिज़ाइन का टाइप हो या स्टडी डिज़ाइन का नाम हो। कंपैरेटिव स्टडी ओके, ठीक है, इन सब से हम डिस्कस करेंगे। फिर आप बताइए। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वेरी गुड। तो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और कंपैरेटिव स्टडी में कुछ फर्क है? हमने बोला कंपैरेटिव स्टडी, आपने बोला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ब्रॉड कंपैरेटिव हो गया उसके अंदर, तो ब्रॉड टर्म कंपैरेटिव है, उसके अंदर एक टाइप है कंपैरेटिव रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। वेरी गुड मैडम। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल। अच्छा, तो अभी कुछ एनालिटिकल हुई, कंपैरेटिव हुई। अभी एनालिटिकल और कंपैरेटिव में क्या फर्क है? कुछ है? केस कंट्रोल स्टडीज, Yes, एनालिटिकल सम इंटरवेंशन इज देयर। एनालिटिकल में इंटरवेंशन होना जरूरी है। अच्छा, आते हैं इस पे भी हम। गुड, तो थोड़ा थोड़ा सेशन कम हो जाएगा हमारा। आप बताएंगे नेम एनीथिंग, एनी स्टडी डिजाइन यू नो ऑफ और एनी टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल एंड डिस्क्रिप्टिव, ये अलग अलग चीजें हैं या दोनों हो सकती है? कोई ऑब्जर्वेशनल भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। क्या ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल भी हो सकती है? मैडम ने कहा कि नहीं, एनालिटिकल में इंटरवेंशन जरूरी है, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल नहीं हो सकती है। ओके, अभी ये सब याद मत कर लेना, अभी मैं बस उनकी बातें बता रहा हूँ, अपनी नहीं बता रहा हूँ। तो ये ओके हो गया हमारा सेटअप। मुझे लगता नो अबाउट स्टडी डिजाइन इज, वी नो देयर इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन, वी नो देयर इज डिस्क्रिप्टिव, वी नो देयर इज एनालिटिकल, वी नो देयर इज कंपैरेटिव। और भी बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। कुछ और बताइए, कोई और टर्म अपने आप जो इन्होंने नहीं बताई हो। हाँ, क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल होती है या डिस्क्रिप्टिव होती है? डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है एक स्टडी डिजाइन है तो सही है, लेकिन वो दूसरा भी हो सकता है, उसका दूसरा नाम है कि उसका सब टाइप है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। कुछ लोग प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव की भी बात करते हैं, तो वो क्या होता है? फॉलो अप स्टडी क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव होती है। अगर फॉलो अप ना हो, एक बार आपने कर ली, जैसे सर ने कहा क्रॉस सेक्शनल है, तो क्रॉस सेक्शनल का उल्टा, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल में एट ए वन टाइम हम डाटा लेके और उसको डाटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस। तो एट वन टाइम हमने डेटा कलेक्ट किया, तो वन टाइम मतलब कितना? एक सेकेंड में कर लिया, एक दिन में कर लिया, कुछ दिन में कर लिया? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और आपने कहा फॉलो अप, आपने कहा फॉलो अप प्रोस्पेक्टिव में होता है। तो क्रॉस सेक्शनल का उल्टा है प्रोस्पेक्टिव, मतलब क्रॉस सेक्शनल का एंटोनिम है, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव है। क्रॉस सेक्शनल का एंटोनिम लॉन्गिट्यूडिनल है। तो प्रोस्पेक्टिव में जरूरी नहीं है कि आपको फॉलो अप करना पड़े। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो अब आप इन सबको थोड़ा सा भूल जाइए। अब आते हैं स्टडी डिजाइन क्या होता है। ये नहीं करता है। Okay, so the logic objective of this session is that we should be able to discuss about the types of study design which are commonly used in research. And to be able to decide the appropriate design for your study. So broadly, you can categorize most of the studies into two designs. Observational कुछ उन्होंने यूज किया और दूसरा है इंटरवेंशनल, आप लोगों ने यूज किया। तो इन दोनों में बड़ा क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। जो ऑब्जर्वेशनल है वो इंटरवेंशनल नहीं है, और जो इंटरवेंशनल है वो ऑब्जर्वेशनल
है, ऑब्जर्वेशनल का कंपोनेंट उसके अंदर है, लेकिन अगर स्टडी डिजाइन हायर पे चला गया है तो उसके जो और कंपोनेंट होते हैं वो हट जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं। नाउ दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन। अभी डॉक्टर मिश्रा ने रिसर्च क्वेश्चन की बात करी, हमारे दिमाग में ये आया कि हम ग्वालियर में देखते हैं कम्युनिटी में जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें कैटरैक्ट का क्या प्रेवलेंस है। तो ये ऑब्जर्वेशनल हुई कि इंटरवेंशनल हुई? ऑब्जर्वेशनल हुई। ओके, सो इफ वी डिसाइड दैट So many people need. we need to, we cannot just use flashlight or torch, what we say commonly to determine cataract, but we will do this slit lamp examination and we will put some atropine eye drops before that as well. What type of study it becomes? Interventional. Interventional. ये हो गया ये? We are doing some क्या procedure. intervention किया? आई ड्रॉप डाला, उसमें हमने कहा कि हम पहले वाली स्थिति पे चले जाते हैं, नहीं यार आई ड्रॉप ज्यादा झंझट पड़ेगा, पहले पे फिर हम टॉर्च से देखेंगे। तो आंख खुलवाना ये भी इंटरवेंशन है। ओके ओके, तो ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ये इंटरवेंशन क्या है। अब आते हैं हम आगे, इसी लाइन पे चलते हैं। The prevalence of peptic ulcer among the elderly population, उसमें तो ब्रॉडली सबने कहा कि वो ऑब्जर्वेशनल है, कुछ लोगों का नजरिया था कि वो इंटरवेंशनल है। यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वेशनल। कितने लोग ऑब्जर्वेशनल कहते हैं, कितने लोग इंटरवेंशनल कहते हैं? Interventional. फ्यू पीपल इंटरवेंशनल, और कुछ लोगों ने, जैसे काफी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और कुछ लोग ऐसे, कुछ भी ज्यादातर रहते हैं कि जो कुछ भी नहीं, कोई ओपिनियन। So here, I think there is a confusion when we call an interventional study, because sometimes when we are there in the meeting, justice committee meeting, people fight कि हमारा तो intervention है, हम तो ऑपरेशन भी कर रहे हैं, हम तो दवाई भी डाल रहे हैं, हम दे भी रहे हैं दवाई, हमारे शरीर को ऑब्जर्वेशन क्यों कह रहे हो? So just doing some procedure, using some drug, doing some test, they do not make a study experimental. Interventional study is same as experimental study. This is a 3-question approach. How do we decide the various type of study designs? जो आपने टर्म यूज करी, उसमें सबसे पहला सवाल है, are you assigning the exposure to change the outcome? If the answer is no, it is an observational study. If it is yes, it is an experimental study. यहाँ पे मैंने intervention यूज इसीलिए नहीं किया कि वो intervention वर्ड, यहाँ पे exposure हमने वर्ड यूज किया। जो भी हम कर रहे हैं उसको किसी भी चीज से एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे वो आई ड्रॉप हो, चाहे वो कोई दवाई और कोई हो, चाहे वो कोई टेस्ट प्रोसीजर हो, अगर वो हमारा उसका पर्पस है चेंजेस द आउटकम और नॉट। अगर हम देख रहे होते कि एट्रोपिन डालने के बाद एक बच जाता interventional study, because here the intervention is meant for the purpose of assessing whether it changes the outcome or not, whether it changes the prevalence of cataract. Endoscopy, whether it changes the detection rates or not. यहाँ पर हमारा सिर्फ पर्पस है, ऑब्जर्वेशनल में हमारा कोई पर्पस नहीं है। Even if you detect ulcer by endoscopy, you will भी डालोगे कि पेप्टिक अल्सर दिखाई देगा तो क्या करेंगे? But that doesn't make that study experimental study, because that whatever you are doing, treatment है, investigation है, to find out and to manage. Your object, हमारा ऑब्जेक्टिव तो वहाँ पे बस पेप्टिक अल्सर का प्रेवलेंस देखना था। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डिटरमाइन करता है टाइप स्टडी डिजाइन। जो आप सब कुछ करते हो for diagnosis, for treatment of that condition, that doesn't make the study. The study is whatever you do to find out that prevalence or to manage that condition. अब analytical comparative use किया terms. So if you have more than one group, if the answer is no, it is a descriptive study. If the answer is yes, it is a
एनालिटिकल स्टडी। दो ग्रुप हैं तो आप कुछ ना कुछ उसमें कंपेयर करेंगे, एनालिटिक करेंगे। तो किसी ने कहा कंपैरेटिव स्टडी और किसी ने कहा एनालिटिकल स्टडी। मैं कहूँगा ये एक ही बात है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, और अगर हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो दैट मेक्स द स्टडी एनालिटिकल। So if you have more than two groups, अब more than two groups तो begin with होता है, तो begin with होता है। बाद में आप देखते हैं कि हाँ दो ग्रुप तो हैं, मेल भी है फीमेल भी है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरी स्टडी हो गई कंपैरेटिव एनालिटिकल। या हमने कहा प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा, दो ग्रुप हो गए। अब उसके अंदर हम कुछ करके देख लेते हैं, एक्सप्लोरेटिव करते रहते हैं ना, एक डेटा की हैकिंग करते हैं, खींचते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, कंपेयर करते रहते हैं जब तक कुछ नहीं मिल जाता। So that doesn't make your study analytical, because your objective was not comparing male female proportion to start with. Your objective was not to compare the ages of people who have peptic culture and who do not have peptic culture to start with. तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन तो आप करते रहेंगे अंदर, वो आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, उसके लिए तो आपने स्टडी शुरू नहीं की थी। हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव शुरू में ही होता कि मुझे करके कंपेयर करना है मेल और फीमेल पॉपुलेशन में पेप्टिक कल्चर का प्रेवलेंस कंपेयर करना है, तो बिगिन विद आपकी स्टडी वैसे ही डिजाइन होती, सैंपल साइज वैसे ही कैलकुलेट होता, आपकी मेथोडोलॉजी सैंपलिंग सब कुछ वैसे ही होता, और फिर आप कंपेयर करते स्टैटिस्टिकली, क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस थी कि मेल में ज्यादा होता है, तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो एनालिटिकल स्टडी बन जाएगी, पर अंदर से नहीं बनाएंगे आप। नाउ दिस इज अनदर, if you are going to repeat the observation in the same patient, it is answer is no, it is a cross sectional, and if the answer is yes, it is a longitudinal study। तो वो longitudinal जो है और क्रॉस सेक्शनल है, करने का शॉर्ट टाइम पे होना चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, शॉर्ट टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जैसे एनेस्थीसिया की स्टडी है ना सर, आपने मिडाजोलम दिया 5 मिनट बाद, पहले हार्ट रेट देखा, मिडाजोलम दिया 5 मिनट बाद फिर देखा, वो लॉन्गिट्यूडनल है, वो क्रॉस सेक्शनल नहीं है, शॉर्ट टाइम में। पर उसका पर्पस ये है कि आपने दो बार सेम ऑब्जर्वेशन को देखा और उन दोनों को आपने डेटा पॉइंट माना। अब हम पेप्टिक कल्चर प्रेवलेंस की स्टडी कर रहे हैं, एक दिन हमने कुछ ने बड़ा क्लिनिकल हिस्ट्री ली, अगले दिन उसको डेट लेने के लिए बुलाया, एक हफ्ते के बाद डेट दी एंडोस्कोपी की, फिर एंडोस्कोपी हुई, उसके बाद में उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई, फिर हमने डायग्नोज किया, 1 महीना लग गया। It's still in cross sectional, because that all has been done to find out whether peptic culture is there or not, and you are not collecting same data again and again. If you are collecting the same data, same value 2 times for the purpose of comparison, that makes the study longitudinal. If you are not collecting the same data repeatedly for the purpose of comparison, it is a cross sectional. तो ये एक, और prospective और retrospective को भूल जाइए as a study design, because they lead to confusion. Even case series जो हम करते हैं ना MRD में से निकाल कर, वो भी prospective उसमें एलिमेंट होता है, हमने निकाली स्टडी, फिर हमने 3 महीने में उनको ये retrospective क्यों करें? कुछ prospective retrospective is just a method of data collection, whether you are collecting the information which has or the data which has been aggregated, which has happened before you started the study, it is a retrospective data collection, whereas if you not study design, prospective and retrospective are not the study designs. यहाँ से शुरू करते हैं। If you assign any intervention or exposure for the purpose of changing the outcome, if it is no observational study, if it is yes experimental study. Now whether you have one group or 2 groups, only one group you have descriptive study, it is descriptive study. If you have 2 groups, it is analytical study. तो जो वो था ना कि analytical study हमेशा interventional होती है, वो ठीक नहीं है। Observational studies are, if you have 2 groups, they are analytical study. If the 2 groups, they start with the outcome. You start with the outcome कि disease है या नहीं है, ओबेसिटी है नहीं है, और उसके हम एक्सपोजर से आउटकम करते हैं कि जंक फूड खाते हैं कि नहीं खाते हैं, या टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं ज्यादा, और फिर हम देखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेदर दे डेवलप द कंडीशन और नॉट, दैट मेक्स कोहॉर्ट। तो कोहॉर्ट केस कंट्रोल दोनों एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल भी
एनालिटिकल हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। कि क्रॉस सेक्शनल इज अगेन अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जैसे। लेकिन अगर एक्सपोजर आउटकम हम सेम टाइम पर मेजर कर रहे हैं, हमें दोनों का रिलेशनशिप नहीं पता, तो वो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन है। एक्सपेरिमेंटल में हम हमेशा यू डू नॉट स्टार्ट विद टू ग्रुप्स, यू स्टार्ट विद ओनली वन ग्रुप टू सी स्टडी बन जाती है या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के जिन्हें नाम दिया। और अगर नहीं किया है आपने रैंडम एलोकेशन, देयर इज एनी अदर मेथड ऑफ एलोकेशन बिटवीन ए वन group or the other group, which could be drug or placebo, one drug versus other drugs, or one educational intervention versus medical education की बात करें तो one medical education technique, स्मार्ट बोर्ड हम यूज करके पढ़ा रहे हैं, या हम वो जो वाइट शीट होती है वो करके पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट से पढ़ा रहे हैं, या हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। ये तो अलग अलग इंटरवेंशन हुए, उनको हमने जब कंपेयर किया तो वो अगर हमने रैंडमली डिसाइड किया तो वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो जाएगा। अगर रैंडमली नहीं किया, हमने कहा कि नहीं पीडियाट्रिक्स वाले स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे और ऑब्जन गायनी वाले ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन कितने अच्छा रिटेंशन किया, तो वो नॉन रैंडमाइज्ड कंपैरेटिव स्टडी बन जाएगी, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल बन जाएगा। सो दिस इज द होल आई वुड से फ्लो चार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टडी डिजाइंस। स्टडी होती है डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग स्टडी, जिसके अंदर हम सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रेडिक्टेड वैल्यू टेस्ट को हम करते हैं। वन टेस्ट वर्सेस वन टेस्ट व्हिच इज ए न्यू टेस्ट और इंडेक्स टेस्ट जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा टेस्ट होता है रेफरेंस टेस्ट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड भी उसको कहते हैं। तो हमें पता है कि हाँ ये टेस्ट अभी एग्जिस्ट करता है, इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ये अच्छा है, उसमें हम प्रिज्यूम करके चलना पड़ता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड अच्छा है। और जो दूसरा टेस्ट है उसको हमेशा हम गोल्ड स्टैंडर्ड के मुकाबले कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस की। अभी डायग्नोस्टिक स्टडी कौन से टाइप का स्टडी डिजाइन है? अभी जो हमने फिट किया था उसमें कहाँ आता है? जिसमें हम सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ऑब्जर्वेशनल आता है कि एक्सपेरिमेंटल आता है? एक्सपेरिमेंटल क्यों है? उसमें हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम आउटकम को बदलना चाहते हैं या बदल रहे हैं? न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड। कंपेयर का हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम ऐसा क्या इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके अंदर कि आउटकम बदल जाए? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उससे उसका जो है डिजीज एक ग्रुप है, दो ग्रुप है? टाइफॉइड पे हम स्टडी ले रहे हैं, हमने टाइफॉइड पॉजिटिव ले लिया, टाइफॉइड नेगेटिव ले लिया और फिर टेस्ट लगा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। हम तो लेंगे पेशेंट के फीवर जो भी आ रहा है, हमने 6 दिन का फीवर, 7 दिन का फीवर, सबको लेंगे, सबके ऊपर दोनों टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे कितने परसेंट में वो पॉजिटिव है। एनालिटिकल डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल, इट्स अ प्योर क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ स्टडी। दो तरह की परसेंटेज निकलती हैं और उन परसेंटेजेस का रेशियो निकालते हो। उन परसेंटेजेस को स्टैटिस्टिकली कोई कंपेयर नहीं करता। जो रेशियो निकालते हो परसेंटेज का, वो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रेडिक्टिव है। तो दे आर क्रॉस सेक्शनल, इसलिए इनका अलग थोड़ा सा यूनिक होता है, इसलिए इनका नाम डायग्नोस्टिक स्टडीज ऑफ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है। अब उस पे आ जाते हैं मैडम। ये स्टडी के टाइप ऑफ स्टडी वेयर इट्स ए व्हाट टाइप ऑफ स्टडी? ऑब्जर्वेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशनल है। फिर आ जाता है एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, वन ग्रुप है। केस कंट्रोल, नाम ही दो ग्रुप है। केस कंट्रोल इज ए कंपैरेटिव स्टडी, इट इज एन एनालिटिकल स्टडी। So you start with two groups to begin with. अब वो टू ग्रुप क्या हैं? यहाँ पर एक्सपोजर है और आउटकम है। केस कंट्रोल में हम ये देख रहे हैं कि एक एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर, चाहे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जंक फूड है, एक्सेसिव स्क्रीन व्यूइंग है, और दूसरी तरफ हम ये सोच रहे हैं कि ये सब लीड करते हैं हाइपरटेंशन को, ओबेसिटी को, पुअर विजन को, पुअर डेवलपमेंट को, जो भी हमारा एक आउटकम है जिसको हम डिजीज कह रहे हैं, और एक हमने कहा एक्सपोजर है। जब हम दो ग्रुप बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलनेस, कि एक हमने ग्रुप में लिया, कैलकुलेशन ऑफ सैंपल साइज, सब कुछ इस हिसाब से चलेगा। अब हमने इनको एक्सपोजर के लिए इवेलुएट किया। वो एक्सपोजर हमेशा पहले होगा, तो हमने जब ग्रुप पे
हमने डिसाइड किया तो एक्सपोजर के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा? एक दिन पीछे नहीं, 2 दिन पीछे नहीं, हमारे पास बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी रहेगी कि कितने टाइम तक स्क्रीन देखने से आपको लगता है कि कुछ डेवलपमेंट पे या स्पीच पे या वेट पे इफेक्ट हो सकता है। आपको लगता है कि एटलीस्ट हम पिछले 1 साल तक जाएंगे या 2 साल तक जाएंगे, 6 महीने तक जाएंगे। हाँ, रिसेंट एक्सपोजर हम एक दिन में तो नहीं होगी कंडीशन, वो आपकी हाइपोथेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसी कुछ चीज है तो एक ही दिन में डेवलप कर सकते हैं, तो केस कंट्रोल में आपको एक दिन पीछे भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर हम either on the basis of history or on the basis of records, यहाँ पर हम देखेंगे उसको एक्सपोजर है या नहीं है। अब इसमें से भी आपके 2 एक्सपोज नॉन एक्सपोज आ जाएंगे, कुछ इसमें से भी आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा केस कंट्रोल। सिर्फ केस और कंट्रोल को होना वो केस कंट्रोल स्टडी नहीं होता। और कौन कौन सी स्टडी में केस कंट्रोल होंगे? केसेस भी होंगे, कंट्रोल ट्रायल में भी केस कंट्रोल होंगे। लेकिन केस कंट्रोल स्टडीज हम उन्हीं को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी, वेयर वी डिवाइड द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलनेस और आउटकम। अगर हम इसी को एक्सपोजर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप्स को एक्सपोजर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, हम ये देखते हैं, हमने लिया जो स्क्रीन बच्चे नहीं देखते हैं, उनको हमने फॉलो किया कुछ टाइम तक और उसमें से देखा कितनों को इलनेस हुई, कितनों को नहीं हुई, दोनों ग्रुप में। और अब हमने रिलेटिव रिस्क रेशियो जो भी निकालना है हमने निकाला। तो दैट इज इट। सो इफ यू स्टार्ट विद द एक्सपोजर and follow them till the outcome, it is a cohort study. And if we start with the outcome or illness and we go backward to calculate the exposure, it becomes, अगर हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टर्म को हटा दो तो है cohort ही, हमने डिवाइड किया दोनों, बस उसमें फर्क यही होता है कि आपके पास रिकॉर्ड इतने अच्छे होते हैं कि आप इतने पीछे जाते हो। जैसे आपके पास लो बर्थ वेट रिकॉर्ड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, हर बच्चे का पूरा, हमारे देश में भी कभी होगा कि यूनिक आईडी से लिंक होके बर्थ से लेके सारी इलनेसेस जब वो आएंगे अस्पताल में सब कुछ रिकॉर्डेड होगा। तो हम इस तरह की रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट कर सकते हैं, हमें पता है लो बर्थ वेट कौन पैदा हुए, कितने हुए। हमने एक्सपोजर की बेस पे 2 ग्रुप बना लिए उनके बर्थ रिकॉर्ड से, और 25 साल बाद देखा उनके रिकॉर्ड से कि कितनों को हार्ट की इलनेस है। पर हमने ग्रुप जो बनाया वो सारा डेटा पीछे चल रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली चल रहा है, हमने आगे फॉलो नहीं किया, बट हमारा पीछे इतना अच्छा रिकॉर्ड था कि हम उसमें एक कोहॉर्ट स्टडी कर पाए सिर्फ पुराने डेटा से। है वो एक ही कोहॉर्ट रेट्रोस्पेक्टिव और हमारे कागजों पे पहले है बिना रिसर्च करे। अब तो हम रिसर्च करने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रूटीन केयर के लिए डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें तो हमारे पास बहुत सारे इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो सकते हैं। वो भी एक कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन ही कोहॉर्ट की तरह ही हैंडल होता है। ओनली थिंग इज दैट यू ऑलरेडी हैव द डिजाइन डेटा कलेक्टेड। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इट इज नॉट ए स्टडी डिजाइन। निमोनिया इन अंडर 5 चिल्ड्रन, तो दिस टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन इफ वी वांट टू डू, क्या करेंगे? व्हाट टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन विल वी डू? कुछ बताइए, ये बड़े पीछे क्या करो? हमारे पास मौका है जब हमें कोई किसी ड्रग की एफिकेसी, किसी भी एजुकेशनल इंटरवेंशन की एफिकेसी, एक बिहेवियरल चेंज, सिंपल थिंग लाइक इन हैंड वॉशिंग की एफिकेसी, कुछ की भी हमें एफिकेसी देखनी है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है, तो दिस टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन इज मोर सुटेबल। एंड so this is experimental study. So as I said that you can divide the participants into 2 groups by or 2 or more groups by following a process, statistical process called randomization. I will not go into the details of randomization. If you have any question you can ask, but randomization is a proper process which has 2 or 3 steps. The first step is sequence generation, second is allocation concealment, and third step is, first 2 steps are essential, the third step is blinding or masking, which is optional, which depends on whether you have the resources to blind or
that study design itself may not be possible for you to blind. See, hand washing versus no hand washing, आप कैसे blind करेंगे? हाँ, hand washing versus one type of soap, hand washing versus another type of soap, you can say blind. But you cannot just blind hand washing खाना खाने से पहले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो sometimes this study का objective या उसका intervention का nature doesn't allow you to do the blinding or masking. But first two steps must be followed. So that makes the study randomized. People use quasi-randomized design. हमने हफ्ते के 3 दिन कुछ किया, हफ्ते के 3 दिन कुछ किया, उसको हम non-randomized के लिए quasi-randomized कुछ लोग यूज कर लेते हैं. But nowadays this quasi-randomized study is not accepted. It is randomized or non-randomized. इसको जैसे हम cohort study में करते हैं, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है, यहाँ पे एक्सपोजर कोहॉर्ट में जो डिफरेंस है वो एक्सपोजर अपने आप हो रहा है. यहाँ पे हम जानबूझ के उनको एक्सपोज कर रहे हैं. कोहॉर्ट पे अपने आप एक्सपोजर पे हम वो ऐसा इंटरवेंशन टेस्ट कर सकते हैं जिसका हमें एफिकेसी पता नहीं, उसका हमें पता है ये हार्मफुल हो शायद नहीं हो, हार्मफुल शायद बेनिफिशियल हो. If we the first question थी, if you are assigning the exposure for changing the outcome, यहाँ पे हम एक्सपोजर दे रहे हैं. एक्सपेक्ट मेक्स द स्टडी an experimental study, but otherwise it is you have two groups and then you follow them over a period of time, not a short period of time, not a long period of time. That is dependent on study objective. That period of follow-up could be few seconds. कुछ देर में पता लग जाएगा आपको. Randomized control trial. अगर आप randomized control trial कुछ ऐसी दवाई करेंगे जो कैंसर डेवलप होती है कि नहीं होती, उसमें कई साल लग जाएंगे, तो हो सकता है कि वो फिजिबल ही ना हो. क्या करना पड़ेगा? जिनको हुआ है हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने कोई दवाई या कुछ ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं लिया था, तो हमें डिजाइन केस कंट्रोल करना पड़ेगा. So this I'll approach all children hospitalized with severe pneumonia would be the participants of our study. I'll randomize them into two groups to receive vitamin D or a placebo, and they would receive the all other treatment in a similar way, standardized way, and I will see whether recovery parameters are comparable between two groups or not. So whatever outcome हम decide करेंगे recovery की कि जल्दी छुट्टी हो गई उनकी, जल्दी ऑक्सीजन से बाहर आ गए, फास्ट ब्रीथिंग जल्दी सेटल हो गया. So this is the RCT. So this is the experimental, observational, two groups comparison, analytical, one group descriptive. In analytical the direction, it means exposure or outcome की direction decides whether it is cohort, case control or cross sectional. Here the randomization decides whether the experimental study is randomized or non-randomized. Just this last. A के लिए कितने हाथ खड़े करते हैं? ओके, 2 3 3. B के लिए थोड़े ज्यादा आ गए. C कम हो गए. D चलो D के लिए तो कोई नहीं मिला, तो एक तो एलिमिनेट हो गया. ओके, नाउ कमिंग टू these 3. हमने सेम सेटिंग पे पूछा. ओबीज, इसमें ग्रुप क्या बनेंगे हमारे? ओबीज, नॉन ओबीज. तो ये डिजाइन कोहॉर्ट पे कई लोगों ने हाथ उठाया था. तो कोहॉर्ट एक रिसर्च क्वेश्चन को कई तरह से एड्रेस कर सकते हैं. आप कोहॉर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन कोहॉर्ट से आपको सिर्फ एक रिस्क फैक्टर पकड़ के चलना पड़ता. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर्स. हमें नहीं पता क्या क्या है, हम तो देखेंगे क्या क्या है. यहाँ पे हमें पहले से ही रिस्क फैक्टर एलोकेट करना पड़ता कि हाँ ये दवाई मेटफॉर्मिन लेता है या मेटफॉर्मिन नहीं लेता है, और उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें स्टडी करना पड़ता जब तक वो बेस नहीं हो जाते. तो एक तो इस तरह का डिजाइन बहुत लॉन्ग चलता है. मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स. सो यू विल डू अ डिजाइन ऑफ केस कंट्रोल. ओबीज लिए, नॉन ओबीज लिए, पीछे गए. हमें पता है अपनी नॉलेज से, बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी से, बट आर ऑल रिस्क फैक्टर्स. उन सब की हमने एक्सपोजर पुराना असेस कर लिया. मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आप बता.
तो यहाँ पे आप मल्टीपल फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स बता सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल आउटकम्स पता लगाते हो। अगर हम स्मोकिंग भी शुरू कर रहे हैं तो स्मोकिंग से हम ओबेसिटी भी देख लें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी देख लें। तभी पूछा क्योंकि तो ओबीज है, पूछा नहीं पता चल गया ओबीज है नॉन ओबीज है। उनसे पूछा तुम जंक फूड खाते हो, पिज्जा खाते हो, उनसे भी पूछा पिज्जा खाते हो, आंसर मिला हमें कि जो पतले हैं वो ज्यादा पिज्जा खाते हैं। देख सकता है, देख सकता है। अब इसलिए सब खा रहे हैं कि वो मोटे हो गए, ऐसा हो सकता है। You do not know any relationship between the exposure and outcome. It is possible that outcome is influencing the exposure. So केस कंट्रोल देना पड़ेगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा, टाइम से पीछे ग्रुप को हमें बीच में डिसाइड करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल रिजल्ट से हम कॉज इफेक्ट एसोसिएशन नहीं निकाल सकते। जैसे हम छोटा सेशन होने की वजह से एग्जांपल नहीं दिया, हमने पूछा कि पेप्टिक अल्सर है दो ग्रुप में, हमने सिर्फ मिल्क ड्रिंकिंग पूछी, आप दूध पीते हो, आप दूध पीते हो, आप दूध पीते हो, ऐसा निकल गया कि मिल्क ड्रिंकिंग इज एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर। हाँ, जो दूध पीता है उसको पेप्टिक अल्सर ज्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता, क्या पता उसको पेप्टिक अल्सर है, दूध पीने से आराम पड़ रहा है उसे, इसलिए ज्यादा पहले से पेप्टिक अल्सर है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर नॉट गुड फॉर असेसिंग एनी रिलेशनशिप। क्रॉस सेक्शनल आप सर्वेज कर सकते हैं या दो बायोकेमिकल पैरामीटर के बीच में रिलेशनशिप निकाला। तो दिस काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज स्टिल मे नीड समथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज शुड बी लिमिटेड टू डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडीज। थैंक यू।